अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, सेहत के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो दायमी नौइयत के होते हैं, यानी वो एक दफ़ा लाहक हो जाएं तो वो फिर उम्र भर साथ नहीं छोड़ते। ऐसी बीमारियों के साथ ज़रूरी है कि इंसान ये समझे कि आगे अपने ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को किस तरह से तब्दील किया जाए ताकि बीमारी अपनी जगह मौजूद रहते हुए अपनी शिद्दत अख्तियार ना करे और इंसान अपने उम्र के इंतहाई हिस्से में किसी माजूरी या मोहताजी का शिकार ना हो। आज हम बात करेंगे दिल के आर्ज़ों के मुताल्लिक़ और इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी में, क्योंकि ग़िज़ा का बहुत अमल दखल होता है। इसी तरह से ख़ास कर रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमारी खाना खाने की आदत व अतवार, उनके औक़ात तब्दील हो चुके होते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि दिल के मरीज़ों को किस तरह की ग़िज़ा अपनानी चाहिए और ख़ास कर औक़ात के हिसाब से किस तरह के औक़ात को तरजीह देनी चाहिए खाना खाने के मामले में। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद इसहाक़, जो कि प्रोफ़ेसर ऑफ़ कार्डियोलॉजी हैं, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट कराची इंस्टीट्यूट ऑफ़ हार्ट डिजीज़। आइए उनसे जानते हैं कि दिल के आर्ज़े में जो लोग शिकार हैं उनकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए और ख़ासकर रोज़े रखने में क्या उनको किसी तरह की मुश्किलात का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शुक्रिया। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम पे तशरीफ़ लाए इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, रोज़ा देखा जाए तो एक तरह की मशक्क़त है जो इंसान को ख़ासकर मुसलमानों को साल में एक दफ़ा करनी होती है ताकि इस दौरान वो अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर लें और साल भर उन चीज़ों का मुज़ाहरा करते रहें जो कि वो इस एक महीने में सीखते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए रोज़े रखने के हवाले से, तो बहुत सारे लोग सेहत की बुनियाद पर रोज़े नहीं रख पाते। अगर हम बात करें हार्ट पेशेंट्स की, तो किन मरीज़ों के बारे में आप ये कहेंगे कि वो रोज़ा रख सकते हैं, या दिल की बीमारियां किसी ख़ास हद से आगे जाकर ऐसी हो जाती हैं कि रोज़ा रखने में रुकावट का बायस बने? एक आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे पास इन दिनों में मरीज़ आते हैं, वही पूछते हैं जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनको ये कहें कि आप नहीं रख सकते, ताकि वो जो कुछ भी हम पे डाल के वो ना रखें। जी। ऐसा है कि हार्ट के जो मरीज़ हैं उनमें बहुत कम ऐसे मरीज़ होंगे जिनको हम कह सकेंगे कि आपकी रोज़ा मुज़र है या आपकी रखना मुनासिब नहीं है। अक्सरियत मरीज़ ऐसे हैं जो रोज़ा रखने के काबिल होते हैं और रोज़ा रखना चाहिए उनको। और जो हार्ट की डिजीज़ हैं जिसमें कि जैसे आपको मालूम है एंजाइना है, हार्ट अटैक हो चुका है किसी को, हार्ट फेलियर है या हाई ब्लड प्रेशर है, ये 4-5 कॉमन डिजीज़ हैं। वंस द पेशेंट स्टेबल और वो दवाओं के ऊपर उसकी कैफियत डॉक्टर जान चुका है कि उसकी कैफियत कैसी है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उसके लंग्स क्लियर हैं, उसको दर्द नहीं हो रहा है, उसकी दवाएं जो हैं वो उसको सूट कर रही हैं, किसी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और डॉक्टर ने उस मरीज़ को काफ़ी अर्सा देखा हुआ है, तो वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि जनाब आपके लिए रोज़ा रखने में कोई ममानियत नहीं है, कोई मशक्क़त नहीं होगी। अलबत्ता ये है कि कुछ हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो डाइट को कैसे रखें, और दवाओं की टाइमिंग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें सारा आपका निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। अब मेडिकेशन जो होती है उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो एम्प्टी स्टमक लेनी होती हैं, कुछ फुल स्टमक लेनी होती हैं, कुछ ट्वाइस ए डे होती हैं, कुछ वंस ए डे होती हैं। तो फिजिशियन का काम ये है कि वो मरीज़ के नुस्खे को देख के उसकी डोजेस को सहरी और अफ्तारी और रात सोने से पहले के हिसाब से तरतीब दे। और हम यही करते हैं कि इन दिनों में जो मरीज़ आते हैं तो जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो सहरी अफ्तारी करके लिख देते हैं जी। एक तो ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी ये है कि एज सच कोई ममानियत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है, बल्कि बाज़ दफ़ा हम रोज़े की हालत ना भी हो तो किसी मजबूरी की वजह से 12-12 घंटे भूखे रह जाते हैं, या काम के दौरान बाज़ दफ़ा इंसान को पता नहीं चलता खाने का और वो लगे रहते हैं लोग। मगर ये तो एक डिसिप्लिन किस्म का एक टाइमिंग होती है। और जैसे आपने कहा कि इसमें इंसान न सिर्फ ये कि अपनी निज़ामुल औक़ात की अपनी डाइट को रेगुलेट कर सकता है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का आदमी जो है ना इरादा भी कर सकता है, और आइंदा के लिए अपनी लाइफस्टाइल को देखें। हार्ट डिजीज़ का जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं।
इसमें देखिए स्मोकिंग है, वेट का बड़ा होना है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करना, चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, मीठा का इस्तेमाल ज़्यादा, ये सब चीज़ें हैं। और ये एक बेहतरीन मौका होता है कि हम 30 दिन अपनी डाइट को कम करें, उसके एहतियात से लें और उसमें उन चीज़ों का ख्याल रखें जो डॉक्टर ने बताई हैं, और फिर इसको पूरे साल के लिए बुनियाद बनाएं। ये नहीं कि इस महीने में करें, तो अगर हम इस महीने अपने आपको डिसिप्लिन कर लेंगे तो पूरे साल हम उस पे चल सकते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस का हार्ट डिजीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी डाइट से इनका ताल्लुक़ है। अगर हम डाइट को रेगुलेट करें और अपनी कैलोरीज़ को कम करें तो हम अपनी हार्ट डिजीज़ की जो शिद्दत है और उसकी जो अफरात है उसमें काफ़ी कमी कर सकते हैं। तो हमारा तो यही मशवरा होता है कि अनलेस कि किसी मरीज़ को बार बार पेन हो रहा हो, उसके लंग्स में पानी हो, सांस फूल रहा हो, उसको अभी रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ हो, अभी यानी कंडीशन चंद दिन स्टेबल पहले हो, उसका अभी रिसेंटली बाईपास हुआ हो, एंजियोप्लास्टी हुई हो और उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत हो, उसको फ्रीक्वेंट मेडिकेशन की ज़रूरत हो, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। यानी अनस्टेबल मरीज़ों को मना किया जाता है। को मना करते हैं और स्टेबल को हम कहते हैं रख लें। एक और जो फैक्टर है वो ओल्ड एज है। अब बाज़ हमारे बहुत बुज़ुर्ग आते हैं, 80-85 साल की उम्र है, उनको हार्ट अटैक हो चुका है, शुगर की तकलीफ़ भी है, उनको भी दिन में 3-4 दफ़ा दवाई लेनी पड़ती है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, रात को उठना पड़ता है। तो बाज़ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम मरीज़ की पूरी कैफियत को सामने रख के एक ज़िम्मेदारी से हम फिर, क्योंकि इसमें एक मजहबी वो भी है ना, देखिए आप किसी को मना करते हैं तो आप उसको उस सवाब से भी महरूम कर रहे हैं। तो यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि आप जो मशवरा दे रहे हैं वो जस्टिफाइड है, वो वैलिड है। तो बाज़ दफ़ा हम मरीज़ को कहते हैं कि देखें आपको अल्लाह ताला ने भी छूट दी है और ये छूट भी मौजूद है कि अगर आप तिब्बी तौर पे बिल्कुल फ़िट नहीं हैं तो अब ना रखें। तो ऐसे भी मरीज़ होते हैं जो कि ख़ुद ज़िद करते हैं कि हम रखें, इंसिस्ट करते हैं और रखते हैं, और इसमें एल्डरली लोग ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग, और हम उनको कहते हैं कि देखें आप ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए दिन में 3-4 दफ़ा दवाई लेनी है, आपने आपकी पंप बहुत कमज़ोर है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है कि अक्सरियत मरीज़ जो हैं वो यानी दोनों तरह के मरीज़ आते हैं, वो भी जो बीमारी की बुनियाद पर रोज़े नहीं रखना चाहते, जी हाँ, और वो भी जो कि फ़िट नहीं होते लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इंसान की विल पावर का भी अमल दखल है और आपकी ईमान की क़ुव्वत का भी और आपकी नीयत का भी बहुत अमल दखल है। लेकिन एज सच जिसको क्लियरली इंडिकेटेड होना तो हम मना कर देते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मरीज़ों की दवाओं को रीस्केड्यूल करना पड़ता है, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि इन मरीज़ों को एक तो अपनी फ़िटनेस के बारे में जानने के लिए कि वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और अपनी दवाओं को रीस्केड्यूल करवाने के लिए रमज़ान से कितना पहले रुजू करना चाहिए, ताकि अगर कोई छोटा मोटा मामला हो तो उसको सही भी किया जा सके या उनको थोड़ा बहुत इतना फ़िट किया जा सके कि वो रमज़ान के आने तक रोज़े रखने के काबिल हो जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो तो इस्टेब्लिश मरीज़ हैं, जो पुराने मरीज़ हैं, तो वो तो हर साल उनको पता होता है कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान से पहले एक हफ़्ता पहले वो आके अपनी दवाएँ अपने आप को चेकअप भी करा लेते हैं जी, ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेते हैं, शुगर वगैरह सब चीज़ें, ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, ECG वगैरह करवा लेते हैं, और फिर वो नुस्खा दे देते हैं। तो हम उनको उसी हिसाब से तरतीब देते हैं कि आप रमज़ान के दौरान अपना ये सिस्टम रखें। जो नए पेशेंट होते हैं वो सर्टन नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, तो वो भी उनको भी हमारा मशवरा ये है कि वो रुजू करें डॉक्टर से, या रमज़ान से पहले या रमज़ान के शुरू होते ही, मतलब रोज़ा रखने से पहले जी। और अक्सर जो है उनकी फैमिलीज़, उनकी वाइफ, उनके भाई उनको लेके आ जाते हैं कि जी अभी इनको पिछले हफ्ते हार्ट अटैक हुआ था या एक हफ्ता महीना पहले इनको ये तकलीफ़ हुई थी, आया ये फ़िट हैं कि नहीं हैं। तो फिर हम उनको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के साथ साथ कुछ थोड़े से टेस्ट भी करते हैं, जैसे एकोकार्डियोग्राम है, ECG है, ब्लड टेस्ट है। तो ये सब चीज़ें कुछ एक बेसिक टेस्ट करने के बाद हम उनको बताते हैं कि जी आपके लिए रोज़े रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप रख सकते हैं। दूसरी बात इसमें, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, उसमें यह है कि टाइमिंग ऑफ मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें अब मसलन सहरी 4 बजे है तो अफ्तारी 7:30 बजे, तो ये पूरा वक्त जो है आपने कुछ नहीं लेना और उसके बाद आप ले सकते हैं। तो जो मेडिकेशन हम इवनिंग में देते हैं वो हम यही करते हैं कि अफ्तार के बाद जब आप खाना खाएं तो खाने के बाद, यानी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जो हैं वो खाने के बाद देनी होती हैं।
इस तरह ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ अक्सर वो ये होती हैं कि वो रात को ज़्यादा मौसर होती हैं लेना, क्योंकि रात को ब्लड प्रेशर जो है उसमें एक एलिवेशन होती है किसी औकात जी। में। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो आप खाली पेट नहीं ले सकते, जैसे एस्प्रिन है या और ब्लड थिनिंग एजेंट्स हैं या दूसरे, वो खाने के बाद ही लेनी होती हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो दवाइयों का तरतीब देना होता है वो है डायबिटीज़ के मरीज़ों का। अब डायबिटिक पेशेंट दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं टैबलेट्स के ऊपर और एक होते हैं इंसुलिन के ऊपर। अब जी। इंसुलिन की मिकदार को एडजस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि अगर थोड़ी सी शुगर बढ़ जाए तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर शुगर कम हो जाए तो लोगों की अमवात भी वाक़ई हुई हैं। बल्कि मैं जानता हूँ कि कई एक ऐसे वाक़े हुए हैं जिसमें कि पेशेंट ने इंसुलिन ज़्यादा ले ली और फास्ट भी किया और उसके दौरान उसको बेहोश हो गया, कभी डेथ भी हो सकती है। जी। तो मॉलिज का काम ये है कि वो इंसुलिन की डोज़ को उसी तरीके से एडजस्ट करे और स्पेशली सहरी के वक्त कम से कम दी जाए, क्योंकि अगर जो रात को आप लेते हैं तो उसकी तो आपके पास 5-6 घंटे हैं खाने के, अगर आपको डिप भी कर जाएगी तो कुछ ना कुछ आप ले लेंगे। लेकिन सहरी को अगर आपने इंसुलिन ले ली और ज़्यादा मिकदार में ले ली तो फिर दिन में आप किसी वक्त भी हाइपोग्लाइसीमिया में चल जाएंगे। तो अक्सर हम यही करते हैं कि सहरी को इंसुलिन अवॉइड करते हैं। जो भी इंसुलिन लेनी हो वो अफ्तारी के साथ ले लें और सहरी को अवॉइड करें। और स्पेशली जो लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन होती है जिसका इफ़ेक्ट 24 घंटे तक रहता है उसको भी अवॉइड करते हैं। जितनी भी लॉन्ग एक्टिंग ओरल ड्रग्स हैं फॉर डायबिटीज़ उनको भी अवॉइड किया जाना चाहिए, स्पेशली एल्डरली में, क्योंकि एल्डरली में जो सिस्टम होता है ना बॉडी को एडजस्ट करने का, वो वैसा नहीं होता जैसे यंग एज में होता है। तो ये दवाएं जो हैं जो कि वंस ए डे वाली होती हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट एक्टिंग दवाई देनी चाहिए। इंसुलिन सहरी में कम से कम या ना हो तो बेहतर है, और डॉक्टर जो है वो उसी हिसाब से एडजस्ट करे उसकी डोज़ को। दूसरी बात ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी दवाएं हैं चूँकि किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं, इसलिए पानी की एक मुनासिब मिकदार पीनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जबकि अगर रमज़ान शरीफ जो है वो समर मंथ्स में आए। अभी कराची में तो मौसम काफ़ी बेहतर है, मैं 2-3 दिन पहले पेशावर गया था, बहुत गर्मी थी। तो जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। अलबत्ता एक ऐसी कंडीशन है जैसे हार्ट फेलियर वगैरह की कंडीशन होती है जिसमें कि पंप जो है कमज़ोर होता है और जिसमें पानी जो है वो जमा हो सकता है, तो उसमें भी हम पानी की मिकदार को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते। तो लेकिन वो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं और उनको फिर हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं। एवरेज पेशेंट जो है शुड टेक ए लिटिल बिट मोर फ्लूइड, ताकि वो जितनी भी ड्रग्स हैं वो किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाएँ और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना हो। डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर कार्डियक पेशेंट्स और रमज़ान के हवाले से मज़ीद बात होगी। स्टे विद अस।